हाँ, ये बात सही है कि जब से नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर या प्रधानमंत्री के तौर पर चुनाव लड़े हैं तो बहुत मजबूती के साथ चुनाव परिणाम देते आए हैं। 10 वर्षों के लगातार शासन के बाद एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे तो चुनाव के मैदान में नरेंद्र मोदी बड़ा फैक्टर था। 40 पार्टियों के गठबंधन है, कई प्रकार की उनके विचारधारा भी नहीं मिलते हैं, जिसको इंडी अलायंस कहते हैं, उनको मिला है 232। कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है वो 99 पर आकर के सिमट गई। तो लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है कि जनादेश है कि मोदी हट जाए। लालू यादव ने बहुत तरीके से जो जाति समीकरण होता है, क्योंकि एक्सपर्ट हैं वो, जाति समीकरण के आधार पर उनका माई काम नहीं कर रहा था तो बाप बनाया, A to Z कहना शुरू किए। तो ईवीएम की जो बात होती थी, ईवीएम हैक हो जाता है, ईवीएम गड़बड़ है, कोई कल से नहीं बताया। जबकि ईवीएम का यदि गड़बड़ है, समस्या है तो हमेशा है, उसका हमेशा विरोध करो। नमस्कार, मैं गौरव आनंद और आप देख रहे हैं सत्व समाचार। अभी जो है लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जारी हो गया है और इसके बाद से जो इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन के द्वारा जो ये कहा जा रहा है कि मोदी जी हार गए हैं, आखिर ये कहाँ तक सच्चाई है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और स्वत्व के संपादक कृष्णकांत ओझा हैं। इनसे हम जुड़ेंगे और ये जानेंगे इस पे स्पष्ट तौर पे कि क्या सच में मोदी जी हार गए हैं और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन के लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनको नैतिकता के आधार पर जो है प्रधानमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है, इंडी गठबंधन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मोदी जी हार गए हैं, उनको नैतिकता के आधार पे जो है प्रधानमंत्री पद का जो है त्याग कर देना चाहिए। ये कहाँ तक उचित है? लोकतंत्र का इस सौंदर्य है कि यहाँ प्रतिपक्ष भी मजबूत हो, लेकिन रचनात्मक विरोध होना चाहिए, आलोचनात्मक, उसमें आधार भी हो। हाँ, ये बात सही है कि जब से नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर या प्रधानमंत्री के तौर पर चुनाव लड़े हैं तो बहुत मजबूती के साथ चुनाव परिणाम देते आए हैं। लेकिन अभी जो चुनाव के बाद परिणाम सामने आए हैं उसमें यह दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी न केवल सबसे बड़ी पार्टी, स्पष्ट बहुमत नहीं लेकिन बहुमत वाली पार्टी तो है, स्पष्ट बहुमत के लिए चाहिए 272, 73 जो भी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है। इस दृष्टि से आप देखेंगे, आप जब से कांग्रेस का पराभव हुआ, जनता दल के सरकार से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी थी तो उस समय तक आप जब देखेंगे तो बहुत बड़े बहुमत के साथ कोई एक पार्टी नहीं सरकार बना सकती थी। 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत आया। फिर इसके बाद 2019 में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को 303, शायद 303 ही, हाँ 303 अकेले दम पर सीट मिले थे, लेकिन उनका एनडीए कायम रहा, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन था कायम रहा। इस बार के चुनाव में कई प्रकार की परिस्थितियां बनी और 10 वर्षों के लगातार शासन के बाद एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे तो चुनाव के मैदान में नरेंद्र मोदी बड़ा फैक्टर थे। वहाँ जो प्रतिनिधि थे, जो प्रत्याशी थे, जो चुनाव लड़ रहे थे, उनके बारे में लोगों में असंतोष था, उनका विरोध था। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी की बात आती थी तो वो शांत हो जाते थे, कहते नरेंद्र मोदी को हम वोट देंगे। तो ये बहुत कन्फ्यूजन का माहौल रहा। दूसरी तरफ से लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, इस प्रकार की बातें भी हुई। आरक्षण को लेकर के कई प्रकार की बातें हुई, तो आरक्षण का जवाब भी उन्होंने राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी को देना था, अकेले बहुत जवाब दिया उन्होंने। अब आप देखेंगे चुनाव परिणाम पर ध्यान दीजिए, तो उसमें 240 अकेले भारतीय जनता पार्टी को आई, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे थे। और दूसरी तरफ जिसको आप अलायंस कहते हैं, जो कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें और हम सरकार बनाएंगे, उनको कितने वोट आए हैं? 40 पार्टियों के गठबंधन है, कई प्रकार की उनके विचारधारा भी नहीं मिलते हैं, जिसको इंडी अलायंस कहते हैं, उनको मिला है 232 और अकेले भारतीय जनता पार्टी को 240 मिला। भारतीय जनता पार्टी जिस गठबंधन में है, एनडीए में, उसको मिला 292, मतलब स्पष्ट बहुमत उसको हो गया। और आपको पूरे गठबंधन को मिला करके 232 है, तो आपको स्पष्ट बहुमत भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है वो 99 पर आकर के सिमट गई।
तो अब यूपी में जिस प्रकार की बातें हुई, टिकट बंटवारे को लेकर के हुआ, असंतोष हुआ या बिखराव हुआ, तो समाजवादी पार्टी को सफलता मिली, 36 या 37 उनको सीट मिले। भारतीय जनता पार्टी 33 पर आकर के सिमट गई। तो लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है कि जनादेश है कि मोदी हट जाए। मोदी के सपोर्ट में जनादेश है, लेकिन मोदी के जितने जो सांसद थे उनके कामों से लोगों में संतोष था, लोगों के संपर्क में नहीं रहना, तो इसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। दूसरी बात यह है कि स्थानीय स्तर पर जिस प्रकार के उलझन हुए थे, अब जैसे आप बिहार के संदर्भ में देख लीजिए, तो बिहार में लालू यादव ने बहुत तरीके से जो जाति समीकरण होता है, क्योंकि एक्सपर्ट हैं वो, जाति समीकरण के आधार पर उनका माई काम नहीं कर रहा था तो बाप बनाया, A to Z कहना शुरू किए। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार का जो मूल जो वोट आधार है, लॉ कुश, उसको तोड़ करके अपने में मिलाने का जो प्रयास किया। फिर दूसरी बात, जिसके कारण बिहार बहुत परेशान होता था उस समय में, जो वामपंथी संगठन होते थे, उस संगठन का जो नेटवर्क है उसका कैसे उपयोग कर लें। तो ये सारी चीज़ों को अब देखेंगे तो बिहार में भी कमज़ोर हुआ, यूपी में कमज़ोर हुआ। बंगाल में जहाँ तक बात है, तो अभी कल बात हो रही थी एक रिपोर्ट के हिसाब से कि बंगाल का जो चुनाव हुआ है, इसमें इस बार बहुत भारी पैमाने पर मसल पावर का उपयोग हुआ है, लोगों को जाने नहीं दिया गया। और वहाँ बूथ कैप्चरिंग, मतहरण की जो बात है, बहुत तरीके से टेक्निक किया गया। तो उसका एक परिणाम हुआ कि वहाँ 12, जहाँ बिल्कुल शून्य पर भारतीय जनता पार्टी थी, वहाँ 12 लेकर के आए हैं। और तृणमूल कांग्रेस को भी आया है, वोट आया है। तो ये सारी चीज़ों को यदि आप देख लेंगे तो मोदी को तो नैतिक आधार पर वोट देना ही, इस्तीफा देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जो संघर्ष की जो स्थिति है, अभी जो मोदी जिस दिशा में देश को लेकर के चल रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा की बात है, बाह्य सुरक्षा की बात है, और ये भारत को समर्थ भारत बनाने के लिए जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात है, उसको करने के लिए थोड़ी सी एक बाधा के रूप में, छोटी सी बाधा के रूप में इनको देखना चाहिए। और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री तो बनना ही होगा, बनेंगे ही। अब एक दूसरा इंटेंशन क्या है, कांग्रेस हो या इंडी गठबंधन में जितने जो शामिल लोग हैं, उनका इंटेंशन है कि एनडीए में जो हैं शामिल, चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, उनको हम अपनी ओर आकर्षित करें और फिर से हम अपना सरकार बनाएं। अभी तो सेंटर इन्हीं दोनों पे केंद्रित है। हाँ, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये व्यवहारिक होगा। लेकिन उनका प्रयास, उनका इंटेंशन सामने आ गया कि हमें सरकार में रहना है किसी भी कीमत पर। यदि अब आपका जो ईवीएम की जो बात होती थी, ईवीएम हैक हो जाता है, ईवीएम गड़बड़ है, कोई कल से नहीं बताया। जबकि ईवीएम का यदि गड़बड़ है, समस्या है, तो हमेशा है, उसका हमेशा विरोध करो, ये नीतिगत मामला है। तो इस प्रकार के जो हमारे लिए जो अच्छा है वो ठीक है, और भ्रम फैलाने के लिए ईवीएम खराब है, यदि ईवीएम छोड़ करके फिर से बैलेट पेपर पर किया जाए तो कितना संसाधन, अभी जो जनसंख्या देश की है, कितना संसाधन बर्बाद होगा। इसको दरकिनार करके और बिल्कुल अपने सत्ता में बने रहने की जो राजनीति है, वो देश के लिए घातक है, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए घातक है, ऐसी राजनीति करने वालों के लिए भी घातक है। तो ऐसे लोग तो सोचते नहीं हैं। जी अच्छा, बिहार में हम देखते हैं कि राजद को 4 सीट मिली है। इसके बावजूद जो है तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि जनता की जीत हुई है, संविधान बचाने के लिए जीत हुई है, और जो है एनडीए की हार हुई है, मोदी जी की हार हुई है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, थोड़ी देर के लिए आप विचार करते हैं तो बिहार में अब भी नीतीश कुमार का एक प्रभाव है जी। और राजद का प्रभाव बहुत सीमित है, उनके गठबंधन तक है, इसको माई समीकरण कहते हैं, उन तक है। और वह भी इसलिए है जो MY में एम जो है उनको तभी तक साथ दे रहा है जब तक उसको विकल्प नहीं मिलता है। जिस दिन विकल्प मिल जाएगा, लगेगा कि कांग्रेस पार्टी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, तो एम का वाई को छोड़ करके एम कांग्रेस के साथ चली जाएगी। इसलिए जो लालू यादव का जो प्रयोग था एक समय में बहुत मान्य था, लेकिन अभी राजद जो है वो हाशिए पर चला गया है। ऐसा कहना कि राजद बहुत दिनों तक रहेगा, अस्थायी रहेगा, ऐसा नहीं है जी। एम को जिस दिन विकल्प मिल जाएगा, वाई को छोड़ करके अपना, तो अगर एम की हम बात करते हैं तो एम जो है वो मोदी जी के साथ क्यों नहीं आ रहा है? मोदी जी के साथ नहीं आएगा ना। मोदी जी के साथ और उसके साथ इसलिए नहीं आएगा कि एम का अपना एक सोच है, उनका एक मानसिक स्ट्रक्चर है, संरचना है। उस संरचना में मोदी जी कहीं फिट नहीं होते हैं जी। और जो उस संरचना को और विषाक्त करने में तुष्टीकरण की राजनीति जो है यहाँ
उसका उसका प्रभाव रहा है। जी, तो अभी जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू कहें या फिर नीतीश कुमार कहें, इनको फैक्टर बनाया जा रहा है, क्या ये सही है? राजनीति में तो ऐसा चलता है, खास करके जब कांग्रेस कमज़ोर हुई, इसके बाद जो राजनीति चली जिसमें कि तोड़ फोड़ की राजनीति, जिसके मास्टर कभी लालू यादव थे, आज लालू यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार इधर चले गए। लालू यादव की पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी थी, और उस सहयोग से बनने के बाद में जब ये भ्रष्टाचार में के आरोप में घिरने लगे, लोगों की उपेक्षा करने लगे, उदंड व्यवहार इनका हुआ, अपने साथियों को अपमानित करने लगे, तब इनको भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया। तो अपनी सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को उन्होंने अनैतिक तरीके से, कहा जाता है कि अकूत पैसा, भ्रष्टाचार से एकत्रित किए गए अकूत पैसे के बल पर 12 विधायकों को उन्होंने तोड़ा था। पहला प्रयोग ये किया था। तो ये सारी बातें लालू यादव के सामने तो आईने के सामने स्पष्ट दिखाई पड़ रही, वो तो समझ रहे होंगे, ये सच्चाई है, वो तो जानते हैं। और इस प्रकार की राजनीति करने वाले यदि दूसरे को कहते हों कि नैतिकता की बात है, नैतिकता की बात कर रहे हैं, तो इनके लिए कृष्ण नीति ही सही है। जी, अच्छा, यहाँ पे अगर ये देखा जाता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर अपना मन बदल लेते हैं तो इसके बाद क्या हो सकता है? ये व्यवहारिक बात नहीं है, वो मन बदल करके भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर से लगता है यदि ये एक तरह की बात होगी तो फिर से भारत को चुनाव में जाना पड़ सकता है। और ये जो प्रगति की गाड़ी जो भी बढ़ रही है, जो आप समर्थ भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये भारत के लिए विपत्ति से कम नहीं होगा। जी, तो अभी आप सुन रहे थे कि किस तरीके से जो है कि इंडी गठबंधन के लोग मोदी जी पे आरोप लगाते हुए ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो कह रहे थे कि 400 पार, वो 400 पार नहीं हुए हैं, तो उनको नैतिक आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पे आपने स्पष्ट रूप से सुना कि मोदी जी के पास इतना बहुमत आ गया है, लोगों का इतना समर्थन मिल गया है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बने रहना चाहिए। और इसी के साथ ही जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू फैक्टर बन रहे हैं, अगर इन्होंने बीच में कुछ भी इधर उधर करने का काम किया तो इसके साथ ये हो सकता है कि फिर से हमारे देश को और लोकतंत्र को खतरा हो सकता है, और फिर से चुनाव पे हम लोगों को जाना होगा और फिर से देश में चुनाव होगा। ऐसे ही खबर को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल सत्य समाचार। धन्यवाद।